ठीक है, जब एक्नॉलेजमेंट आएगी तो इतनी देर में ये सारे काम हो चुके होंगे और 15 सेकंड पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, 15 सेकंड के बाद एक जब नैव की वैल्यू 0 होती है तो उसके बाद फिर सारे के सारे एक खास मुतय्यन वक्त तक वेट करेंगे, और वेट करने के बाद वही जो मैंने आपको बताया था ना कि वो रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगी नोड्स, और रैंडम नंबर सेलेक्ट करने के बाद उस रैंडम नंबर के ऊपर चेक करेंगे कि अभी हमारा नैव की वैल्यू किसी ने बढ़ा तो नहीं दी। ऑब्वियसली जिसका सबसे छोटा रैंडम नंबर होगा उसकी पहले बारी आ जाएगी, वो आरटीएस जनरेट कर देगा। जब आरटीएस जनरेट होगा तो साथ ही फिर नैव की वैल्यू नहीं सेट हो जाएगी। ठीक है, तो जिस नोड का रैंडम नंबर बढ़ा था वो रैंडम नंबर एक्सपायर होने के बाद जब देखेगी नैव की वैल्यू तो उसके अंदर फिर से कोई नई वैल्यू आ चुकी होगी कि किसी छोटे रैंडम नंबर वाले ने फिर दोबारा से आरटीएस इशू कर दिया और उसके साथ नैव की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज हो गई है। अब उसको फिर दोबारा से वही वाला प्रोसेस वेट वाला दोबारा से करना पड़ जाएगा। इस सारे फिनोमिना में कोई क्वेश्चन बताएं। सॉरी, ये बेसिकली ना एक टाइम है, ये SIFS, डिफ और पिफ आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, EIFS भी होता है। ये एक बस अब फिलहाल आप ये समझ लें कि एक टाइम है जो उन्होंने थोड़ा सा ना बीच में गैप देने के लिए रखा हुआ है कि जब भी एक कोई चीज ट्रांसमिट होती है तो उसके बाद थोड़ा सा गैप देकर दूसरा डाटा ट्रांसमिट होता है, ताकि उसको पता चल जाए कि पिछला वाला पैकेट खत्म हो गया और अब ये नया वाला कोई पैकेट या नई वाली कोई चीज आ रही है। तो सिर्फ डिफ, पिफ और EIFS एक और आएगा। ये चारों डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं, ठीक है, जो कि दो पैकेट्स या दो डाटा के दरमियान फर्क पैदा करने के लिए दी जा रही होती है। ठीक है, इस वाले इस ड्राई रन में कोई इशू है तो बताइए। नहीं, इस वाले में रैंडम नंबर कहीं है? अभी इस वाले का मुझे बताओ यार, इस वाले में बताओ ना, फिर रैंडम नंबर वाले में बाकी कंफ्यूज होंगे, वो मैं आगे समझाऊंगा ना, समझाए बगैर मैं आज नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप पकड़ लेना, मुझे कोई मसला नहीं है। कोई और इशू क्लियर है सबको ये वाला? क्योंकि अब इससे आगे से ज़्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, तो यहाँ पे क्लियर होंगी तो आगे आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, अब वही वाली बात है कि आरटीएस फ्रेम, जिस तरह हमने एक्सपोज नोड और हिडन नोड वाले इशू में देखा था कि आरटीएस फ्रेम ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टेशन को मिले। ठीक है, तो उसकी वजह से जो CTS है वो हमने देखा था इस वाली में कि आरटीएस ने 15 सेकंड का टाइम दिया था और CTS वाले ने 10 सेकंड का टाइम दिया था। अब उसका मकसद ये था कि अगर वो 10 सेकंड का टाइम ना भी देता, इवन देन वो 15 सेकंड के लिए तो बाउंड हो गया था ना मीडियम, लेकिन अगर हिडन नोड वाला कोई इशू चल रहा होता या एक्सपोज नोड वाला कोई इशू चल रहा होता तो ऐसी सूरत में बहुत सारे ऐसे स्टेशन हो सकते थे जिनके पास वो आरटीएस ना पहुंचा होता। ठीक है, क्योंकि वो उसकी विसिनिटी में ना जा रहा होता। तो इस वजह से CTS जो है वो मतलब वो वाले 5 सेकंड माइनस करके जो CTS वाले ऑपरेशन के लिए रखे हुए थे सेंडर ने, अब वो 10 सेकंड के लिए नैव का टाइमर इशू कर देगा, ताकि ऐसी नोड्स जो कि सेंडर की विसिनिटी में नहीं थी लेकिन रिसीवर की विसिनिटी में थी, वो भी अपने नैव को 10 सेकंड के लिए सेट कर लें और 10 माइक्रो सेकंड के लिए और 10 सेकंड तक वो ट्रांसमिशन करने की कोशिश ना करें, और वो हिडन नोड और एक्सपोज नोड वाले इशू अगर ना हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिफ शिफ्ट होते हैं इनको मैं जरा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं इनकी जो बताई हुई है बात उसमें सिंपल सी बताई हुई है कि जब आपका सीक्वेंस ये सारे एटॉमिक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक खास मुतय्यन वक्त तक जो कि डिफ की सेटिंग बता रही होती है वो सारे के सारे वेट करेंगे और उसके बाद एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करके आगे दोबारा से ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो IFS होते हैं, यही वाले जो डिफ लिखे हुए थे और सिफ लिखे हुए थे, ये बेसिकली इंटरफ्रेम स्पेसिंग है। IFS इंटरफ्रेम स्पेसिंग, तो इसमें 3-4 तरह की हैं, लाइक शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेसिंग है, PCF इंटरफ्रेम स्पेसिंग है, DCF इंटरफ्रेम स्पेसिंग है और एक्सटेंडेड इंटरफ्रेम स्पेसिंग है। इन चारों के कुछ खास मकासद हैं या कुछ खास सिनेरियोज हैं जिनमें इन चारों में से कोई एक इंटरफ्रेम स्पेसिंग यूज हो रही होती है, लेकिन चारों का मकसद सिर्फ एक है कि दो फ्रेम्स के दरमियान में एक थोड़ा सा डिले देना, जिसकी वजह से दोनों का डाटा थोड़ा सा अलग अलग एक बाउंड्री क्रिएट हो जाए। ठीक है, अच्छा, इनके जो टाइमिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनमें सबसे छोटा होता है शॉर्ट होता है, फिर PCF, DCF एंड EXF होता है, और इनकी यूटिलाइजेशन हम आगे देख लेते हैं। सिफ जो होता है ये सबसे छोटा होता है और इसको रखने की वजह ये होती है कि जो हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक होती है वो ज्यादा वेट ना करे, वो सिफ को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से मीडियम को ग्रैब कर लें। ठीक है, जनरल ट्रैफिक जो होगी वो नॉर्मली डिफ्स के ऊपर काम कर रही होगी। तो फॉर एग्जांपल डिफ्स हम कह लेते हैं कि सिफ जो है उसके लिए 2 माइक्रो सेकंड है, पिफ के लिए 4 है और डिफ के लिए 6 है। तो होगा ये
कि जो लोग डिफ पे काम कर रहे होंगे, जो नोड्स, वो चूंकि 6 माइक्रोसेकंड के लिए वेट करेंगे इंटरफ्रेम स्पेसिंग में, और ऐसी तमाम पैकेट्स जो कि सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सिर्फ 2 माइक्रोसेकंड वेट करेंगे, तो वो फौरन से नेटवर्क को ग्रैब कर लेंगे 2 माइक्रोसेकंड के बाद, जबकि वो वाले वेट ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक या हाई प्रायोरिटी ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सिर्फ जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है आपके मैनेजमेंट के फ्रेम्स के लिए। मैं आगे जाके देखते हैं कि कौन कौन से मैनेजमेंट के फ्रेम होंगे। और अच्छा, इसके अंदर ना हमने वो देखा था कि वो एक खास रैंडम नंबर चूज करता है और फिर रैंडम नंबर चूज करने के बाद उतनी देर वेट करता है। तो जो रैंडम नंबर होता है ना, वो बेसिकली आपको एक टाइम दे देता है, एक स्लॉट टाइम दे देता है कि बिलफर्ज मेरा रैंडम नंबर 4 आया, तो मेरी वायरलेस की सेटिंग में होगा कि मेरा स्लॉट टाइम एक स्लॉट का 1 माइक्रोसेकंड है। तो अगर मेरा रैंडम नंबर 4 आया तो इसका मतलब है कि मैंने 4 स्लॉट टाइम का इंतजार करना है। मेरी जो स्लॉट है नेटवर्क की, जो मेरी बुकिंग हुई है वो चौथे नंबर स्लॉट में हुई है, तो इसका मतलब है कि मैंने 4 माइक्रोसेकंड वेट करना है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे नेटवर्क में स्लॉट टाइम 1 माइक्रोसेकंड है। ठीक है, और मैंने जब रैंडम नंबर अपने पास चूज किया नेटवर्क को, मीडियम को बुक करने के लिए, तो मेरे पास 4 आ गया, तो इसका मतलब है कि मुझे चौथी स्लॉट मिली है। ठीक है, अब मुझे कितने सेकंड इंतजार करना पड़ेगा? 4 मिलीसेकंड। 4 मिलीसेकंड के बाद या 4 माइक्रोसेकंड के बाद मैं देखूंगा कि अभी नेव की वैल्यू बड़ी तो नहीं है, मेरी 0 ही है। अगर 0 है तो मैं अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दूंगा। अगर नेव की वैल्यू इस दौरान में किसी और ने एक्टिवेट कर दी है, लाइक किसी का स्लॉट टाइम 6 आ जाता है, तो वो भी मेरे साथ ही वेट कर रहा होगा। लेकिन जिसका स्लॉट टाइम 2 आ गया, ठीक है, उसने 2 माइक्रोसेकंड के बाद अपना CTS या RTS जनरेट कर देना है और मेरे पास नेव की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो मैं जब 4 सेकंड के बाद देखूंगा कि अब तो मेरे नेव की वैल्यू में कोई वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब है कि किसी और ने ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया, तो फिर मुझे दोबारा से वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ जो है ये लेस देन स्लॉट टाइम होता है। इसका जो साइज है, अगर वो 1 माइक्रोसेकंड है तो ये हाफ माइक्रोसेकंड होगा। ठीक है, इसका रूल होता है कि जो आपके नेटवर्क की सेटिंग है स्लॉट टाइम की, सिर्फ की वैल्यू उससे कम होती है। होने का नहीं, वो नेव की वैल्यू 0 होगी ना, तो वो फौरन स्टार्ट नहीं करेंगे। वो उस वक्त अपने पास एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, उससे उनको पता चलेगा कि हमें नेटवर्क की कौन सी स्लॉट मिली है, 4 मिली है, 6 मिली है, 8 मिली है। ठीक है, तो हर नोड अपना अपना रैंडम नंबर जनरेट करेगी और उस रैंडम नंबर के टाइम के ऊपर वो RTS इशू करेगी, फौरन इशू नहीं कर देगी। ठीक है, अच्छा 0 होगा उसके बाद नहीं, वो साथ साथ उसका काउंट डाउन चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन बीच में हो सकता है कोई और पैकेट आ जाए, तो बिलफर्ज अभी आपकी वैल्यू 6 पे पहुंची है, साथ ही एक पैकेट आया जिसने उसकी वैल्यू 10 कर दी, तो उसको 10 पे सेट करके फिर वापस 9, 8, 7, 6, 5 करते रहेंगे, बिल्कुल अपडेट होता रहता है। ठीक है, क्योंकि पैकेट सबको मिल रहे होते हैं, मतलब जो भी नोड्स होती हैं वो उनके लिए पैकेट हो ना, वो रिसीव तो कर रही होती है ना। ठीक है, तो रिसीव करके उसमें से नेव की वैल्यू उठा रही होती है और साथ देख रही होती है पैकेट हमारे लिए है कि नहीं। तो जब 0 होता है उसके बाद फिर वो डिफ के बाद रैंडम नंबर सेलेक्ट करती हैं और रैंडम नंबर सेलेक्ट करने के बाद जो स्लॉट आती है उसके बाद वो अपनी ट्रांसमिशन अगर उन्हें करनी हो तो RTS वगैरह जनरेट करके करती हैं। ठीक है, हो गया। दूसरी चीज होती है पिफ। अच्छा, पिफ जो है वो बेसिकली इसका भी मकसद उसी तरह का है, ये कुछ खास सिनेरियोज में इस्तेमाल होता है। सिर्फ कुछ खास सिनेरियो में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट वाले फ्रेम होते हैं वो ज़्यादातर सिर्फ के बाद अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं, या हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक जो होती है वो सिर्फ के बाद अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देती है। पिफ इसी तरह का एक टाइप है, एक वो है, और इसका जो टाइम होता है वो सिर्फ प्लस स्लॉट टाइम होता है। ठीक है, मतलब आपका स्लॉट टाइम 1 माइक्रोसेकंड है, उसमें हाफ माइक्रोसेकंड है आपका सिर्फ का, अगर सेटिंग हुई भी है, तो आपका ये जो पिफ का टाइम होगा इंटरफ्रेम स्पेसिंग में, जो पिफ वाली इंटरफ्रेम स्पेसिंग है वो 1.5 माइक्रोसेकंड होगी। ठीक है, और तीसरी है डिफ। ये डिफ सबसे कह लेंगे बड़ा टाइम होता है। ठीक है, और ये आम आवाम के लिए होता है, और आम मतलब जब ट्रांसमिशन खत्म होती है तो उसके बाद कोई भी ट्रांसमिशन एंड होती है तो उसके बाद डिफ अमाउंट ऑफ टाइम हर स्टेशन में वेट करना होता है, और डिफ जो है वो सिर्फ +2 स्लॉट टाइम, डबल ऑफ द स्लॉट टाइम के बराबर होता है। ठीक है, और
और इसके बाद एक और होता है EIFS। EIFS की कोई वैल्यू मुतय्यन नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है आपकी नेटवर्क की सेटिंग के हिसाब से, और उसके अलावा आपकी उस नेटवर्क में कितने एरर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके हिसाब से इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। और ये उस वक्त अकर होता है जिस वक्त आपकी जो पुरानी ट्रांसमिशन है वो किसी वजह से फेल हो गई है, ठीक है। जब भी आपकी पुरानी ट्रांसमिशन फेल होती है तो उसके बाद EIFS अमाउंट ऑफ टाइम वेट होता है, क्योंकि उसका मतलब है कि आपके नेटवर्क में इस वक्त कोई इशू आया है, कोई कंजेशन आई हुई है, कोई हिडन नोड, एक्सपोज नोड अकर हो रही है, कोई भी इस तरह का मसला अकर हो रहा है, जिसकी वजह से फिर वो एक खास अमाउंट ऑफ टाइम में वेट करते हैं और उसके बाद दोबारा से ट्रांसमिशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो ये 4 तरह की इंटरफ्रेम स्पेसिंग है, सिफ है, डिफ है, पिफ है और EIFS है। ये 4 तरह की इंटरफ्रेम स्पेसिंग है जो कि मुख्तलिफ मौके पे, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही होंगे, ठीक है। डिफ आम नहीं है, बेसिकली सबके लिए होती है। कुछ उसी में से जब हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक कोई सेशन ट्रांसमिट कर रहा होता है तो वो फिर IFS नंबर ऑफ टाइम वेट करता है, सिफ नंबर ऑफ टाइम वेट करता है, ठीक है। और ये मतलब आम भी जब कोई ट्रांसमिशन कर रही होगी एट दैट टाइम वो सिफ को इस्तेमाल कर रही होगी, ठीक है। जब एक बार उसको नेटवर्क मिल जाता है उसके बाद मुझे नेटवर्क मिल गया और मैंने ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। अब जब मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलनी है, मतलब मैंने फ्रेम भेजा, अब जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी ना वो सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जनाब एटॉमिक ऑपरेशन जब स्टार्ट होते हैं, मतलब ट्रांसमिशन उनको बुक हो जाती है, उनको मीडियम मिल जाता है और वो अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं, तो वो एक ख़ास मतलब अमाउंट तक वेट करते हैं, ठीक है। और उस ख़ास अमाउंट के बाद वो अपनी जो ट्रांसमिशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और उसके दौरान में जब ट्रांसमिशन अकर हो रही होती है, एक फ्रेम सेंड होता है, तो उसके बाद फिर दोबारा इंटरफ्रेम स्पेसिंग का एक गैप आता है, किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन इंटरफ्रेम स्पेसिंग का गैप आता है ताकि क्लियर हो जाए कि इस वक्त एक फ्रेम आगे चला गया और अब ये सेकंड फ्रेम या सेकंड उसकी कोई अकरेंस आने लगी है। और इसके अंदर जो सिफ होता है वही वाली बात कि सबसे छोटा वाला होता है, और सिफ और नैव को इस्तेमाल करते हुए ये ज़्यादातर जो यूनिट होते हैं या आपके स्टेशन होते हैं वो अपने मीडियम को काबू में रखते हैं, ठीक है। कैसे रखते हैं ये भी इस वाली में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, आपका शुरू में जो भी मीडियम है वो बिजी था, ठीक है। बिजी होने के बाद जब उसकी ट्रांसमिशन खत्म हो गई है, वो ओके हो गया, तो उसके बाद 3 तरह के टाइम होंगे, सिफ का, पिफ का या डिफ का, ठीक है। कुछ नोड ऐसी जो कि सिफ या पिफ अमाउंट ऑफ टाइम के ऊपर वेट करने के बाद अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर लेंगी, तब तो ये मीडियम पहले से ही बिजी हो जाएगा, पहले से ही मतलब बुक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों काम नहीं होते तो फिर क्या होगा कि डिफ अमाउंट जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है उतना वेट होगा, उतने वेट तक कोई नैव जनरेट नहीं होता, कोई और नोड अपने मीडियम को बुक नहीं करती, तो सारे के सारी नोड्स जो ट्रांसमिट करना चाह रही हैं वो कंटेंशन विंडो वाले पीरियड में चली जाएंगी। कंटेंशन विंडो वाला पीरियड क्या करता है कि उसमें जो ही डिफ एक्सपायर होता है सारी की सारी नोड अपने अपने पास एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगी, उनके पास जो भी रैंडम नंबर आएगा उस रैंडम नंबर के मुताबिक वो अपनी स्लॉट बुक कर लेंगी, ठीक है। यानी कि वही जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा स्लॉट टाइम 1 सेकंड है तो जिसका रैंडम नंबर 4 आया है वो 4 सेकंड तक वेट करेगी, उसको चौथी स्लॉट में लिया है नेटवर्क ट्रांसमिट करने के लिए, जिसको 10 आया उसको 10वीं स्लॉट में लिया, और फिर उनमें से जोन सी वाली पहले वाले का जो स्लॉट जिसके पास बुक हुई होगी वो अपना RTS या फ्रेम वगैरह सेंड करेगा और आपके फिर अगले वाले फ्रेम्स की ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी। बाकी वालों को नैव की वजह से पता चल जाएगा कि किसी और ने जिसकी स्लॉट टाइम हमसे पहले थी उसने नेटवर्क के मीडियम को बुक कर लिया और अब वो मतलब अब हमें दोबारा से वेट करना पड़ेगा नैव को 0 होने का, ठीक है। अब ये सारे का सारा होता कैसे है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जो कंटेंशन वाला हिसाब था कि ये बुकिंग हो रही होती है वगैरह वगैरह, ये कैसे हो रहा होता है। क्वेश्चंस में आपके एंड में लूँगा क्योंकि ये वाले सारे आपस में ना सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 50 से 75 वाले पोर्शन में पहुँचे हैं, परसेंट वाले हमारे ये जो आज हमने क्लियर करना था। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज इस्तेमाल होती थी ये IBSS के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, क्योंकि जो दूसरे वाले मीडियम होते हैं जो हमने देखा था इंडिपेंडेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेस या इंडिपेंडेंट हमारे सर्विस सेट होते हैं, उसके अंदर नॉर्मली एक
क्लोज विसिनिटी में उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया होता है मुख्तलिफ नोड्स में, और वो आपस में को ट्रांसमिट करती हैं और थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क होते हैं उसके अंदर ये वाले सारे इशूज़, क्योंकि नोड भी नॉर्मली परमानेंट होती हैं और उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और उन्हें ट्रांसमिशन भी ज़्यादा करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा केस का नेटवर्क है, हमारे ऑफिस का नेटवर्क है, तो उसमें सुबह 8:30 या 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अच्छी खासी जो है ना, मतलब जितने भी लोग आएंगे वो अपने अपने आके लैपटॉप या मशीन्स ऑन करेंगे, और अगर वो सारे का सारा वायरलेस के ऊपर है तो वो अपनी ट्रांसमिशन करते रहेंगे, वो ज़्यादा मतलब उसके ऊपर जो है लोड आ रहा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो कंटेंशन बेस्ड एक्सेस है इसको डिज़ाइन किया गया ताकि हर एक नोड को रेलेवेंट सर्विस प्रॉपर तरीके से मिलती रहे, ठीक है। और उसमें फिर ये ना हो कि कुछ लोग जो हैं वो सर्विस या लाइक जो ज़्यादा अपने एक्सेस पॉइंट के करीब हैं, वो उनकी रेंज ज़्यादा है, वो ज़्यादा जल्दी उसको कवर अप कर रहे हैं, और जो थोड़े से इस तरह के हैं उनके साथ वो मसला ना हो। तो इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हुए ये सारे इशू, ये सारे मैकेनिज्म डिज़ाइन किए गए कि PCF कहाँ पे होगा, सिफ कहाँ पे अकर होगा, पिफ कहाँ पे अकर होगा, किस टाइप की ट्रैफिक में अकर होगा। और फिर कंटेंशन विंडो का एक इशू किया गया कि सबके सबको इक्वल चांस मिले कि जब भी किसी ने ट्रांसमिशन करनी है तो उसको बाकी नोड्स के साथ एक इक्वल किस्म का चांस मिले कि वो अपने पास एक रैंडम नंबर जनरेट करे, और उसकी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बड़ी वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू आ गई, तो उसके हिसाब से उसको नेटवर्क का एक्सेस मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें अब कुछ उन्होंने रूल्स बना दिए कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं अपनी ट्रांसमिशन। और इसके अंदर उन्होंने ये वाला रूल बना दिया कि अगर मीडियम डिफ से ज़्यादा टाइम तक आपका आइडल है पड़ा हुआ, मतलब आपके नेव की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है, और 0 होने के बाद आपका डिफ वाला जो टाइम सेट हुआ था वो एक्सपायर हो गया है, तो आप फौरन अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। और इसके अंदर अगर प्रीवियस, मतलब 2 रूल्स फिर दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे कि अगर तो प्रीवियस वाले जो फ्रेम्स थे वो विदाउट एरर रिसीव हो गए हैं, ठीक है, तो आप डिफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेंगे। और वही वाली बात है कि अगर आपके प्रीवियस फ्रेम में कोई एरर आया तो फिर सारी की सारी नोड EIFS एक्सटेंडेड इंटरफ्रेम स्पेसिंग टाइम के लिए वेट करेंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि नेटवर्क में किसी जगह कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से वो फ्रेम लॉस हुआ है, और उस चीज़ को रिवोक करने के लिए कि ये ना हो कि हम मतलब एक ऑलरेडी एक इशू अकर हुआ है और हम फिर दोबारा से सेंडिंग करने की कोशिश करें और बार बार वो ट्रांसमिशन फेल हो रही है, तो जो एक्सटेंडेड इंटरफ्रेम स्पेसिंग होती है ये आपके इन एरर की बेस पे वो अपने वैल्यू को अप डाउन करती रहती है, और फिर उस हिसाब से अगर ज़्यादा एरर अकर हो रहे हैं तो EIFS का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम तक वेट करेंगे ताकि नेटवर्क के अंदर जो भी इशू आया हुआ है वो रिजॉल्व हो जाए, और उसके बाद हमारी जो है ना ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाए। और अगर हमारा मीडियम बिजी है, हमारे नेव की वैल्यू हाई है, या फिर हमारी अगर फिजिकल कैरियर सेंसिंग हो रही है तो वो हमें ये बता रही है कि इस वक्त फिजा में कोई बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में जो 802.11 है वो कहती है कि आप डेफर कर दें अपनी ट्रांसमिशन को, थोड़ी देर के लिए रोक लें। और डेफर के अंदर वो एक ख़ास अमाउंट जो मीडियम है वो मतलब वेट करती रहती है, और उसके बाद वो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ प्रोसीजर के ऊपर चली जाती है। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ प्रोसीजर हम आज जाते हुए पढ़ेंगे कि वो क्या है। उसके अंदर आपको ये जो कंटेंशन विंडो वाला क्लियर हो जाएगा, मतलब कंटेंशन विंडो का क्या होती है और वो कैसे काम कर रही होती है, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कुछ और रूल्स दिए हुए हैं कि कहाँ पे क्या हो जाए तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। मतलब जनरल जो ओवरव्यू था वो हमने देख लिया पहले कि उसी तरह से होगा, CTS होगा, RTS होगा, उसके अलावा सिफ पिफ वगैरह अकर हो रहे होंगे, और कुछ रूल्स भी हमें देख लिए कि कब होंगे, कि अगर ऑलरेडी ट्रांसमिशन चल रही है तो नेव की वैल्यू 0 होने का इंतजार करें। जब नेव की वैल्यू 0 हो जाती है उसके बाद आप डिफ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अपना वो जो स्लॉट है वो चूज़ कर रहे हैं रैंडम नंबर के थ्रू, और रैंडम नंबर वाली स्लॉट मिलने के बाद जब आपकी स्लॉट का टाइम अकर होता है उस वक्त आप अपनी वैल्यू देख लें नेव की। अगर तो किसी ने बुक नहीं किया हुआ मीडियम और आपकी नेव की वैल्यू स्टिल 0 आ रही है, इसका मतलब है कि अभी हमारा मीडियम फ्री है, तो अपनी ट्रांसमिशन फौरी इमीडिएटली शुरू कर दें, और अगर ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया तो फिर दोबारा से अब आप वेट करें, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट्स आर द ओनली इंडिकेशन ऑफ सक्सेस, एटॉमिक एक्सचेंजेस मस्ट कंप्लीट इन देयर इंटायरली टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इसका मतलब है कि ये सिर्फ आपका जो करंट ऑपरेशन है उसका बता रही होती है कि एक फ्रेम जो है वो अपने एरिया में पहुंच गया। अब फ्रेगमेंटेशन का आइडिया है आप लोगों को?
जिसमें स्प्लिट हो जाता है कि आपका अगर एक बड़ा पैकेट है, बड़े साइज का पैकेट है, तो वो उसको मल्टीपल छोटे पैकेट में, फ्रेगमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा और फिर वो 1 बाय 1 फ्रेगमेंट भेजेगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में अब आपकी जो फ्रेगमेंट है, मतलब वो हो सकता है कि वो एक पूरा एटॉमिक ऑपरेशन बन रही हो, ठीक है ना। तो इस सूरत में वो बता रहा है यहाँ पे कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो ज़रूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिलना ही एक कंप्लीट एटॉमिक ऑपरेशन हो। इट माइट बी पॉसिबल कि उसके साथ कुछ और चीज़ें भी इंटर रिलेटेड हों। तो उस हवाले से ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट हर बार आपके एक एटॉमिक ऑपरेशन को शो कर रही हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही तो सेंडर ऑटोमेटिकली समझ ले कि ट्रांसमिशन लॉस हो गई है और उसको लाजमी अपने फ्रेम को रीट्रांसमिट करे। इसमें ये भी पॉसिबल है कि आपका जो सेंडिंग फ्रेम था वो लॉस हो गया है, ये भी पॉसिबल है कि सेंडिंग फ्रेम जो था वो तो रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, लेकिन उसने जवाब में एक्नॉलेजमेंट भेजी तो वो आप तक नहीं पहुंच पाई। दोनों सूरतों में सेंडर रीट्रांसमिट करेगा। और जितने भी यूनिकास्ट डाटा है वो एक्नॉलेज किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट डाटा को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। ब्रॉडकास्ट डाटा में CTS RTS वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि CTS और RTS ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में उसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती CTS की और RTS की। इसी तरह जब भी कोई फेलियर अगर होती है तो जो एक रीट्राई का काउंटर है उसको एक ऐड कर दिया जाता है ताकि आपको पता चलता रहे कि इस वक्त मेरे नेटवर्क में कोई इशू आना शुरू हो गया। लाइक मैंने आपको पैकेट भेजा और मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको रीट्रांसमिट करूंगा, लेकिन रीट्रांसमिट करते करते मैं साथ अपने पास एक रीट्राई के काउंटर में एक +1 कर दूंगा। पहले 0 था रीट्राई, अब 1 कर दूंगा, ठीक है। इसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ रहा होता है, मतलब किसी और जगह की सेटिंग चेंज हो रही होती है रीट्राई काउंटर से, और ये रीट्राई काउंटर तब तक ऐड होता चला जाएगा। अगर थोड़ी देर तक फिर मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो मैं रीट्राई के काउंटर को 2 कर दूंगा और दोबारा से रीट्रांसमिशन करूंगा, फिर 3 कर दूंगा, रीट्रांसमिशन करूंगा, अनलेस एंड अनटिल मेरी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो जाती है। जो ही मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो मेरा रीट्राई का काउंटर बेशक 6 पे पहुंचा था, वहां से वो सीधा 0 पे आ जाएगा, ठीक है। कि अब इस वक्त मेरा नेटवर्क जो है स्टेबल हो गया, मेरी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, फेलियर किसी भी वजह से हो सकता है कि लाइक आपको या तो मीडियम नहीं मिल रहा, या लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, या कोई भी मसला हो सकता है। और जब भी कोई एरर अकर होता है तो जो कंजेशन विंडो का साइज होता है, वो जो हमारा स्लॉट टाइम वाला साइज होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। मतलब शुरू में उसकी वैल्यू 31 होती है, मतलब हमारे पास जो शुरू में जब रैंडम नंबर लेना होता है किसी नोड ने फर्स्ट टाइम ट्रांसमिट करते हुए, तो उसके पास जो रैंडम नंबर की वैल्यू होती है वो 31 होती है, ठीक है। यानी कि 31 में से कोई एक स्लॉट उसने चूज करनी होती है रैंडम नंबर के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर उसको वो एरर अगर होता है या वो स्लॉट नहीं मिलती तो नेक्स्ट टाइम जब वो ट्राई करेगा तो वो डबल हो जाएगी, वो 63 पे आ जाएगा। ये -1 होती है, 2 raised to power whatever, जितनी भी आप ट्राई कर रहे हैं, और -1, ठीक है। तो शुरू ये जो है 31 से होती है, मतलब नेक्स्ट टाइम उसको 63 मिलेगी, अगर फिर नहीं होता तो 127 मिलेगी, फिर नहीं होता तो 255 मिलेगी, ठीक है। उन स्लॉट्स में से कोई एक स्लॉट चूज करेगा। वो माइट भी शुरू वाले में वो 31 में से उसको 20वीं स्लॉट मिली हो और आगे जाके 255 में से वो उसको पहले मिल जाए, ये एक अलग बात है, क्योंकि रैंडम नंबर का वो एल्गोरिदम चल रहा होता है बैक साइड पर। अच्छा, इसी तरह मल्टी फ्रेम के जो सीक्वेंस होते हैं वो नैव को हर स्टेप में अपडेट करते हैं। जैसे हमने CTS और RTS में देखा था कि CTS ने 15 माइक्रोसेकंड के लिए नैव अपडेट किया था, उसके जब RTS ने 15 सेकंड के लिए किया था, और जब उसका जवाब में CTS आया तो उसने 10 सेकंड के लिए कर दिया था, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से वो अपने नैव को हर जो सीक्वेंसेस हैं वो अपडेट करते चले जाएंगे। और जब भी किसी स्टेशन के पास एक वैल्यू चल रही है और उसके पास कोई ऐसा पैकेट रिसीव होता है जिसकी नैव की वैल्यू जो उसके पास करंट नैव की वैल्यू है उससे छोटी है, तो वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नैव की वैल्यू थी 5, मेरे पास एक पैकेट आया जिसमें लिखा हुआ था कि नैव की वैल्यू है 3, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी 3 वाली है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रांसमिशन है, किसी और ने मुझे 5 सेकंड के लिए बाउंड किया हुआ है, तो मैं 5 सेकंड के लिए रुका रहूंगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा पैकेट आता है कि मेरे पास नैव की वैल्यू 5 है और एक और पैकेट आता है वो कहता है नैव की वैल्यू 10 होनी चाहिए, तो मैं फौरन अपने नैव की वैल्यू को 5 से 10 पे ले जाऊंगा, ठीक है। यानी कि आपके पास जब भी कोई ऐसे नैव की वैल्यू आती है जो आपकी करंट नैव की वैल्यू से ज्यादा है, तो आप अपने नैव की वैल्यू को मैक्सिमम वाले पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह एक्नॉलेजमेंट वगैरह जो हैं, हाँ, एक्नॉलेजमेंट, CTS और फ्रेगमेंट्स जो हैं, ये तीनों सिर्फ अमाउंट के बाद अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें? एक्नॉलेजमेंट,
ठीक है, अगर आपने फ्रेम भेजा, अब रिसीवर ने आपको एक्नॉलेजमेंट देनी है, तो वो सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम, सबसे छोटे अमाउंट ऑफ टाइम वेट करके फौरन आपको एक्नॉलेजमेंट भिजवा देगा। या अगर किसी ने आरटीएस भेजा और अब आपने जवाब में सीटीएस भेजना है, तो सीटीएस भी सेफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा। और तीसरी चीज़ है कि अगर आपने फ्रेगमेंटेशन हो रही है आपके ट्रांसमिशन के अंदर, तो जितनी भी फ्रेगमेंट्स हैं वो सारी की सारी सेफ अमाउंट ऑफ टाइम इस्तेमाल करने के बाद, इनके सबसे छोटा टाइम इस्तेमाल करने के बाद अपने आप को डाटा भिजवाना शुरू कर देंगे। इसका मकसद ये है कि जब तक पूरी की पूरी फ्रेगमेंट आगे नहीं पहुंच जाती, तब तक नेटवर्क का जो मीडियम है वो बाउंड करके रखा जाए। वरना होगा क्या कि आपके फ्रेगमेंट में 10 फ्रेम बने थे, मतलब एक बड़े पैकेट के, अब उसमें से 2 आपने भिजवा दिए और उसके बाद नेटवर्क किसी और ने बुक कर लिया, तो अब आपके बाकी 8 फ्रेम भी लटके हुए हैं, वो 2 पहुंच गए, उनका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक ये 10 के 10 नहीं पहुंचेंगे तब तक वो फ्रेगमेंट रीअसेंबल नहीं होगी। तो इस वजह से जब भी फ्रेगमेंटेशन होती है, तो उसके दौरान जब एक फ्रेगमेंट के बाद दूसरा फ्रेगमेंट का फ्रेम सेंड होता है, तो सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम, सबसे छोटे अमाउंट ऑफ टाइम इस्तेमाल करने के बाद नेटवर्क को बाउंड कर लेता है, ताकि कोई और नेटवर्क के मीडियम को बुक ना कर सके। अच्छा, जो ही एक स्टेशन ट्रांसमिट करता है पहला फ्रेम, तो उसके पास कंट्रोल आ जाता है चैनल का। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही फ्रेम भिजवाने के बाद नेटवर्क के चैनल को फ्री कर दे, वो चाहे तो उसको मज़ीद नैब की वैल्यू बढ़ाता जाए, तो वो उसको मज़ीद से मज़ीद भी अपने पास बाउंड रखवा सकता है। जितने भी एडिशनल फ्रेम हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट है उस ट्रांसमिशन की, वो सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद सेंड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी ट्रैफिक भिजवाने के लिए। और हर जो आने वाला फ्रेम है वो नैव की वैल्यू को रेलेवेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ अपडेट भी करता जाएगा, ताकि अगर कोई और इस दौरान में ट्रांसमिशन करने की कोशिश करे भी, तो उसको नैव की वजह से पता चल जाए कि इस वक्त कैरियर जो है वो बुक हुआ हुआ है। अच्छा, एक्सटेंडेड फ्रेम सीक्वेंस आर रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल पैकेट दैट आर लार्जर देन configurable threshold, और पैकेट लार्जर देन आरटीएस थ्रेशोल्ड मस्ट हैव आरटीएस सीटीएस एक्सचेंज। वही वाली बात लिखी हुई है कि एक्सटेंडेड फ्रेम सीक्वेंसेस जो हैं वो चाहिए होंगे